अब हम तीसरी इकाई की ओर चलेंगे। उसका नाम है जान पहचान। इसमें कहानी, कविता, निबंध आदि रोचक एवं संदेश सूचक पाठ हैं। आज हम एक निबंध की चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं निबंध क्या है? निबंध का अंग्रेजी शब्द है എസ്സേ. മലയാളത്തിൽ ഉപന്യാസം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है. दो शब्दों से मिलकर बना है. नि प्लस बंध. इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वो रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी हुई है. आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं. अर्थात किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है. संसार का हर विषय, हर व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है. ठीक है, आशा करती हूँ निबंध क्या है यह आपकी समझ में आ गई है. अच्छा, जरा ये वीडियो देखिए. അന്യന്റെ മനസ്സിൽ ആശ്വാസമായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന നന്മകളാണ് നമ്മെ അനശ്വരമാക്കുന്നത്. സ്വന്തം സുഖത്തിനായി നാം ചെയ്യുന്നത് അന്യന്റെ സുഖം കൂടി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതാകണ്ടേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം പണിയാം. इसमें किस तरह की भावना, इमोशन या फीलिंग विद्यमान है? आपने ठीक ही कहा, परोपकार, दूसरों की सेवा करना. अच्छा, पाठ भाग की ओर चले. पाठ का नाम क्या है आप जानते हैं? आनंद की फुलझड़ियाँ. आनंद का अर्थ आप जानते हैं, खुशी या संतोष. फुलझड़ियाँ अर्थ क्या है? फुलझड़ी माने पूतिरी, स्पार्क. आनंद की फुलझड़ियाँ माने സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂത്തിരി, ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂത്തിരി. लेखक है आनंद गोपाल शेवड़े. श्री आनंद गोपाल शेवड़े अहिंदी भाषी हिंदी लेखक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं. वे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के मुख्य सचिव रहे. हिंदी भाषा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में उनका सराहनीय योगदान है. वे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले साहित्यकार हैं. अच्छा, जरा ध्यान दे. एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे ज़मीन खोद रहा था. एक नौजवान ने जो वहाँ से गुजर रहा था उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देख पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? खोदना का मतलब है टू डिग. नौजवान माने युवक. बुजुर्ग का अर्थ है बूढ़ा. एक बूढ़ा आदमी ज़मीन खोद रहा था. तब वहाँ एक युवक आया. बूढ़े का परिश्रम देखकर उसका कारण पूछा. എന്താ? ഒരു വൃദ്ധൻ മണ്ണിൽ കുഴിയെടുക്കുന്നത് കണ്ട് അതുവഴി വന്ന യുവാവ് കാരണം തിരക്കി. अच्छा बताओ, कौन ज़मीन खोद रहा था? जी, बूढ़ा आदमी. कौन वहाँ से गुजर रहा था? जी जरूर, नौजवान. आम की गुठलियाँ बो रहा हूँ, बूढ़े ने कहा. इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? गुठली का मतलब है बीज, सीड, वित्त. उम्र माने एज, वयस. वृद्ध ने कहा कि आम का बीज बो रहा हूँ. വൃദ്ധൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മാങ്ങയുടെ വിത്ത് കുഴിച്ചിടുകയാണ്.
तब युवक अद्भुत से पूछा, इस उम्र में क्या इसके फल आप खा सकते हैं? ഇത്രയും പ്രായമായ ഒരാൾ ഒരു വിത്ത് നട്ട് അത് മുളച്ച് മരമായി അതിൽ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? इसलिए उसने पूछा कि इसका फल आप कब खाएंगे? बूढ़ा क्या बोल रहा था? जी, आम की गुठलियाँ। इसका सारांश ये है कि बूढ़ा आदमी ज़मीन खोदकर आम की गुठलियाँ अर्थात आम का बीज बो रहा था। एक नौजवान ये देखकर आश्चर्यचकित होता है। इस उम्र में भी परिश्रम करने वाले बूढ़े से ये कहता है कि जब आम का पेड़ बड़ा होकर फल देने का वक्त आता है तब आप क्या जीवित रह सकते हैं? मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटा, तुम तो खा सकोगे, मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो, वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। नाती पोते इसका मतलब है ग्रैंड चिल्ड्रन। अमराई, आम का बाग, मांदोप, मैंगो ऑर्किड। ये सुनकर वृद्ध ने क्या जवाब दिया? जी हाँ, मैं नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, तुम और मेरे तुम्हारे नाती पोते खाएंगे। इसके फल कौन खाएंगे? जी ज़रूर, हमारे नाते पोते खाएंगे। हमारे पूर्वजों की इसी मनोवृत्ति का फल है जो हम जगह जगह अमराई देखते हैं। अपने स्वार्थी जीवन से ऊंचे उठकर दूसरों को सुख और आनंद पहुंचाने का एक ऐसा सुंदर स्वभाव है। पूर्वज, उसका अर्थ है एंसेस्टर, पूर्विकर। मनोवृत्ति का अर्थ है एटीट्यूड। बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं खा नहीं सकता तो क्या हुआ, मेरे तुम्हारे नाते पोते तो खा सकेंगे। मेरे पितामहों के श्रम का फल ही मैं भोग रहा हूँ। अच्छा, हम जो अमराई देखते हैं वह किसने लगाई थी? जी, हमारे पूर्वजों ने लगाई थी। स्वार्थी जीवन से ऊंचे उठकर दूसरों को क्या पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, सुख और आनंद, सुख और आनंद। जब हम दूसरों की भलाई के लिए, उन्नति के लिए कुछ करें तो किसी न किसी प्रकार का आनंद या प्रेरणा देने से हमें कामयाबी मिलती है। हमारा जन्म सार्थक सा महसूस होता है। निस्संदेह उस बूढ़े का जीवन एक परम सात्विक आनंद की दीप्ति से जगमगा उठा होगा और उसकी मृत्यु बहुत शांत और कष्टहीन हुई होगी। निस्संदेह उसका मतलब है निसंशयम, अनडाउटफुल। जगमगाना उसका मतलब है तिलंगा, टू स्पार्कल। अच्छा बताओ, बूढ़े का जीवन कैसा होगा? जी, परम सात्विक एवं आनंद की दीप्ति से जगमगा होगा। हम लोग सभी इस वृत्ति को हृदयंगम कर ले तो इस दुनिया में अधिक आनंद की सृष्टि हो सकेगी, इसमें कोई शक नहीं। हमारा जीवन सच्चे सुख के प्रकाश से आलोकित हो उठेगा। शक का मतलब है डाउट। हमारे पूर्वजों के सच्चे मन का फल है हम सब कहीं इस तरह की हरियाली देखते हैं। निस्वार्थता का भाव दूसरों के जीवन में सुख एवं आनंद पहुंचाता है।
നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ നിസ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് എല്ലായിടത്തും നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഇത്രയും മരങ്ങളും പച്ചപ്പും കാണുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്കായി നല്ലത് ചെയ്യുക എന്തൊരു മനോഹരമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഉസ് അച്ഛേ ബൂഠേ കാ ജീവൻ ആനന്ദമय बिताया होगा और मृत्यु भी ज़रूर कष्टहीन हुई होगी. ऐसे व्यक्तियों के कारण ही दुनिया इतनी सुंदर दिखाई देती है. अच्छा, दुनिया में अधिक आनंद की सृष्टि कैसे हो सकेगी? जी, हम निस्वार्थ सेवा करें तो दुनिया में आनंद की सृष्टि होगी. अच्छा, ये बताइए कौन ज़मीन खोद रहा था? जी, एक बूढ़ा आदमी. बहुत अच्छा. उस समय वहाँ कौन आया? ठीक ही कहा आपने, एक नौजवान. बूढ़ा आदमी क्या बो रहा था? बूढ़ा आदमी क्या बो रहा था? जी ज़रूर, आम की गुठलियाँ. अच्छा बताइए, हमारे पूर्वजों की मनोवृत्ति कैसी थी? हमारे पूर्वजों की मनोवृत्ति कैसी थी? अपने स्वार्थी जीवन से ऊंचे उठकर दूसरों को सुख एवं आनंद पहुंचाने की मनोवृत्ति. अच्छा, हम एक अनुवर्ती कार्य करें. निम्नलिखित खंड का संक्षेपण करें. निम्नलिखित खंड का संक्षेपण करें. एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे ज़मीन खोद रहा था. एक नौजवान ने जो वहाँ से गुज़र रहा था उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देख पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? आम की गुठलियाँ बो रहा हूँ. बूढ़े ने कहा, इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटा, तुम तो खा सकोगे. मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे. देखो, वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए. इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे. आप संक्षेपण लिखना जानते हैं? ये संक्षेपण क्या है? विषय को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना. ബ്രീഫായി എഴുതുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതെ, കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി എഴുതുക. संक्षेपण लिखते समय इन बातों का ध्यान देना आवश्यक है. क्या है वे? पहले हमें आशय ग्रहण करना चाहिए, मतलब विषय को अच्छी तरह समझना चाहिए. फिर उनका विश्लेषण करना है. मुख्य आशयों का चयन करना है. उन्हें क्रमबद्ध करना है. अपनी भाषा का प्रयोग करना है. फिर अंत में विषय के अनुकूल उचित शीर्षक देना है. അതായത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വിഷയത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. अच्छा बच्चों, संक्षेपण लिखकर अपने अध्यापक को ज़रूर भेजना. ठीक है, हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे. आप स्वस्थ रहिए और सकुशल रहिए. धन्यवाद.